हिंडनबर्ग एक ऐसी संस्था, मैं फिर से अपने शब्दों को रिपीट कर रही हूं, जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग कंपनी एक तरह से उसे माना जाता है और ये पूरी दुनिया बखूबी जानती है। हिंडनबर्ग के जब से 2017 से जब से वो अस्तित्व में आई, उस कंपनी के मालिक को लेकर ये एक तरह से पैटर्न है। उस जगह पर एक रिपोर्ट पेश करके एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, मार्केट धड़ाम होते हैं, अपने शेयर्स में वहां पर प्रॉफिट किया जाता है, उसके बाद में वो एग्जिट कर लिया जाता है। बाकायदा ये एक प्रोसेस है और इसके पहले भी कई उदाहरण हमने हिंडनबर्ग के देखे। तो क्या उसको लेकर इस तरह से सियासत होना सही मानते हैं आप भुवन जी? बस मेरे को 2 मिनट का बिना इंटरप्ट के समय दे दीजिए, मैं आपके असल मुद्दे पे भी अपनी बात को रख दूंगा। अभी आपने देखा होगा हमारा बजट आया था, बजट में क्या हुआ, पीठ थपथपा रही थी सरकार, लेकिन उसका मार्केट ने कैसा स्वागत करा, शेयर मार्केट गिरा, निफ्टी गिरा, आपने देखने का काम करा। अब मैं आपको बताता हूं आज के विषय में, क्यों नहीं जो सेबी प्रमुख है, जिन पे इतना आरोप लगा है, जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती वो उनको अपने पद से तब तक के लिए आराम दिया जाए। भाई एक पूरे देश का मामला है ये, आपका मेरा या जो पैनलिस्ट साथी बैठे इन्हीं का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। क्यों ना उनका जो पद है, गरिमामय संवैधानिक पद है, उस पद पे आज क्वेश्चन लगे हैं। अगर उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो क्यों नहीं उस बात के जांच तक। भुवन जी ये तो वही बात हो गई। मुझे एक बात बताइए, मैं ऋषभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका रुख करूं। ये तो वही बात हो गई, नेशनल हेराल्ड केस हम सभी को पता है, राहुल सोनिया गांधी जमानत पर हैं, तो क्या ये माना जाए कि जब तक मामले की क्लियर रिपोर्ट नहीं आ जाती उन्हें संसद सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए? भाई आपको अपनी कंपनी पर, अपनी जांच एजेंसी पर तो भरोसा हो, जांच के लिए मांग कीजिए ना। क्या जांच का कोई ऐसा दायरा नहीं हो सकता? आलोक वत्स जी का मैं रुक करूं, लेकिन ऋषभ जी आपकी किसी बात पे जवाब देना चाह रहे हैं। ये भुवन जोशी जी प्रोफेसर भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिसर्च वो करते हैं, शायद उनकी रिसर्च में कमी रह गई। उन्होंने कहा आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बेशक केजरीवाल जी जेल में बैठे हुए हैं, जरा आपके सहयोगी हैं, एक बार बोलिए ना इस्तीफा दे दे। मनीष सिसोदिया जी बेल पे बाहर आए, एक बार कहिए ना उनसे जाके चाय पे मिलके कि इस्तीफा वो दे दे, बड़ा बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी आपने एड ऑन कर दिया, मैं उससे रिपीट नहीं करूंगा। इनके ऊपर आरोप लगे तो राजनीति, और जैसे कोई मोदी सरकार को घिरने का मौका मिले, अरे सत्य रिपोर्ट है बाबा, क्या अच्छा रिपोर्ट पेश हुआ है, जबरदस्त रिपोर्ट पेश हुआ है। भारत के सेना पे विश्वास नहीं, और जो विदेश में जाके भारत को तोड़े उस पे विश्वास। सारे दर्शकों को ये बात और बताऊं कि मेरा बार बार कहने का उद्देश्य ये है, क्योंकि हम इसके पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसके परिणामों को बखूबी देख चुके हैं, कई लोगों का दिवालिया निकल चुका है। इसीलिए इस रिपोर्ट का क्या प्रभाव मार्केट पर पड़ता है, लोग किस तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, एक एक स्टेप बहुत जरूरी होती है। आलोक वत्स जी, बड़ी देर के बाद में आपका रुख कर रही हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन एक अहम सवाल आपसे है मेरा। जिस दौरान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उस टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब सेबी के चीफ के कुछ समय पहले ही हिंडनबर्ग को भारतीय बाजार के नियमों का उल्लंघन करने के साथ शॉर्ट पोजीशन को लेकर बाकायदा मुनाफा कमाने के लिए एक नोटिस जारी किया था, शो कॉज नोटिस जारी किया था, उसके 1.5 महीने बाद ये हिंडनबर्ग का बम जो है सेबी चीफ पर आ जाता है। इसे कैसे देखेंगे? देखिए नैना जी, हिंडनबर्ग यूएसए में ही एक अविश्वसनीय कंपनी है, ये वहां भी ब्लैक लिस्टेड है। इसका काम है वर्ल्ड की मार्केट को डिस्टर्ब करना और शॉर्ट सेलिंग बाइंग करके उसके बाद उससे एग्जिट हो जाना। जी जी। चूंकि इसके ऊपर सेबी का चिट्ठी गया था, आज इसने इस तरीके की बात की है जिससे कि हो सकता है शेयर बाजार अभी तक तो स्थिर है, लेकिन हो सकता है शेयर बाजार पे इसका कल असर पड़ जाए। जी जी। पिछले बार भी इन्होंने यही काम किया था, शेयर बाजार में गिरावट आई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीज को रिजेक्ट कर दिया। विपक्ष बेगर बात के उसके पास तो मुद्दे उतने आ नहीं रहे हैं घेरने के, तो जो भी इस तरीके का मुद्दे आता है उसको पकड़ लेते हैं। मैंने तो सुना है इसकी जेपीसी की भी मांग हो गई है कि इसको इसके ऊपर भी जेपीसी गठित किया जाए। अभी मैं सुन रहा था कि सेबी चीफ को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर इस तरीके से लोग उंगलियां उठाते रहे या लोग रिजाइन करते रहे तो यहाँ सरकार चलाने वाला ही कोई नहीं बचेगा या विभिन्न संस्थाएं चलाने वाले कोई नहीं बचेंगे। ये
हिंडनबर्ग की रेपुटेशन क्या है वर्ल्ड मार्केट में? ये चीटर हैं, ये बंगलिंग करते हैं, ये ब्लैकमेलर हैं। तो इनके बातों को ध्यान में रख, अरे ठीक है, अगर उसने सेबी के चीफ पर उंगली उठाई है, जांच करवाइए। जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा होगी। आलोक जी, लेकिन आपकी इस बात पे तरीके यश से श्रीवास्तव जी फास्टेस्ट हंस ग्रोइंग, रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनकी उस मुस्कुराहट का राज भी पूछूं, लेकिन मैं यही सवाल एक बार शरद कौली जी से भी पूछना चाह रही हूँ। शरद जी, इस टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? या क्या ये किसी तरह का कोई प्लान्ड तरह का एक टूल किट जो हम कह रहे हैं, ये जो टाइमिंग है 1.5 महीने पहले शो कॉज नोटिस, उसके बाद में उसी कंपनी के चीफ पर हिंडनबर्ग जो है वो इस तरह से आरोप लगा देता है? मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा नैना, कि इस समय मार्केट्स जो है अपने पीक लेवल पर है। थोड़ा बहुत उसमें पीछे करेक्शन हुआ ऊपर नीचे, पर निफ्टी की बात करूं तो वो करीब 24,000 के आसपास है। तो निफ्टी कब बढ़ता है, सेंसेक्स कब बढ़ता है? जब उसके अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है उनके शेयर्स बढ़ते हैं। तो अडानी ग्रुप के शेयर्स इस समय अगर मैं पिछले कई महीने के लूं तो कुछ शेयर्स अपने पीक पर है। तो अब मौका है उनके लिए, जब शेयर्स ऊंचाई पे हैं तो अब ये खबर निकाल दें, सेबी के अगेंस्ट निकाल दें। सोमवार को मार्केट खुलेगी, मार्केट गिरेगी, उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखे होंगे, उसमें से मुनाफा कमा के बाहर आ जाएंगे। यही तो मैंने आपको कहा कि जिस विश को उन्होंने कुछ वर्ष पहले बेचने की कोशिश करी और वो अंततः कामयाब नहीं हुआ। शुरू में बेहोशी जरूर आई उस विश को पीने से, अंततः वो कामयाब नहीं हुआ। उसी विश को उन्होंने अब एक नई शीशी में डाल के रिसाइकल करके दोबारा बेचने की कोशिश करी है। पर मुझे नहीं लगता, भारतीय मार्केट मैच्योर है। थोड़ा बहुत रिएक्शन आपको सुबह देखने को मिल सकता है, विपक्ष जो इतना हल्ला मचा रहा है उसमें देखने को मिल सकता है। पर मार्केट अब पहले वाली जो फ्यूचर आउटकम आता हुआ नजर आता है इस तरह से, कोई टूल किट या फिर इस तरह की किसी रिपोर्ट का? नहीं, मुझे इसका कोई असर नहीं नजर आता। मैंने आपको शुरू में कहावत बताई थी, एक ही तीर को आप, एक ही कारतूस को आप बार बार नहीं चला सकते हैं, दोबारा वो उतना असर नहीं करेगा और हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो मैं ये मान के चलूं, आप जैसे ही समझा रहे हैं, क्या मार्केट पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और इन्वेस्टर्स को क्या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं? हो सकता है सुबह थोड़ी बहुत देर के लिए मार्केट रिएक्ट करे, पर अंततः इसका कोई प्रभाव नैना पहले वाली बात नहीं होने वाले। हिंडनबर्ग के अगर कोई नुमाइंदे मुझे सुन रहे हैं तो वो नोट कर ले, जो मुनाफा वो पहले कमा के गए अब उस मुनाफे को वो नहीं कमा पाएंगे, उनका ये कारतूस नहीं चलने वाला। ठीक है, लेकिन यश श्रीवास्तव आपकी और मैं देख रही थी आलोक वत्स जी की बात पे बहुत मुस्कुरा रहे थे। यश जी, आपकी इस मुस्कुराहट, इस हंसी का राज क्या है, जरा बताइए। यश जी, तो ये क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल जी। मैं तो कोहली जी की बात पे भी हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि भारत के खिलाफ जहर की बोतल रिसाइकल के लिए जाने देते। मेरा सवाल है जिसका जवाब मुझे कायदे से तो संबंधित विभाग या जो व्यक्ति हैं माधवी जी उनकी तरफ से आता तो देश को अच्छा लगता। लेकिन सवाल यह है कि फरवरी 2018 में माधवी जी अपने व्यक्तिगत ईमेल एड्रेस से मॉरिशस की एक कंपनी को लिखती हैं और वो ये लिखती हैं कि इनका सारा जो स्टेक वहां पर है उसे रिडीम कर लिया जाए। क्यों है भारत की सेबी की चीफ का स्टेक किसी मॉरिशस की शेल कंपनी में, या चलिए शेल नहीं भी है तो मॉरिशस में जाके निवेश करने का उनका क्यों है? इस संबंध में सुनिए नैना जी मेरी बात मुझे पूरी कहने दीजिए, आपने इन लोगों को बहुत समय दिया। कहिए। हमारे सवाल है कि क्यों, ऐसा नहीं है, नहीं बहुत अच्छी बात है, हम आभारी हैं उस बात के। और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय का उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये कह रहे थे कि सेबी हैड ड्रॉन ए ब्लैंक एट द इन्वेस्टिगेशंस इनटू हु फंडेड अडानीज ऑफशोर शेयरहोल्डर्स। यदि उनको कुछ ठोस मिला होता तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहते। और उसके बाद हम तो बार बार कह रहे हैं ना, अभी हमारे वत्स जी भी कह रहे हैं कि भाई जांच होनी चाहिए, तो जांच के लिए तो हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। यदि सेबी खुद उस मामले में जांच करने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो आप जेपीसी बिठा दीजिए, जांच हो जाएगी। हम तो तमाम आपके पास ऋषभ जी ये बड़ा सवाल है, ऋषभ जी बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस ये कहती रही है, विपक्ष ये कहता रहा है कि जिस मामले की जांच के लिए जिन्हें मेंबर बनाया गया वही अब जांच के दायरे में है, वही सवालों के घेरे में है। जेपीसी जांच अगर विपक्ष कहता है होनी चाहिए तो उसमें क्या आपत्ति है, क्या किस चीज का क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, जांच से कोई पीछे हटता नहीं, पॉइंट 1।
लेकिन आपको इसके पीछे की क्रोनोलॉजी भी समझनी होगी। जो इन्होंने मॉरिशस के बाद के मैं आपको बता देता हूँ, 2011 से लेकर 17 तक, ठीक है, इनवर्न कैपिटल, मैक्स हेल्थ केयर एंड जेंसर टेक्नोलॉजीज, इनके लिए वो बाकायदा कार्य भी की थी। और इस दरमियान मैक्स का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एमओयू हो रही थी 3-4 कंट्रीज में, जिसको लेकर एक पैनल बॉडी बनी थी, जिस पैनल बॉडी में उनको रखा गया था। और उसके द्वारा जो उस समय कमिटमेंट हुई थी, तो बैक में जब उन्होंने उसको ड्रॉप किया तो उनसे सजेशन पूछा गया था, उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा था। और वो रिपोर्ट आपको भी पता है ऑफिशियली ईमेल के थ्रू ही जाएगा, आपके तरह गुप्त रूप से बैठ के चाय कॉफी करके नहीं करते। हम भारत में वो सरकार है जहां हर चीज पारदर्शिता के साथ चलती है, पॉइंट 1। दूसरा, 30-40 साल से देखा गया है कि कांग्रेस के राहुल गांधी का कनेक्शन विदेशी कंपनी से बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्रेम रहा है। और वो तभी यूज होता है जब भारत में कोई इकोनॉमिकली नहीं, ये मूर्खता नहीं सुनेंगे। 30-40 साल की बात नहीं हो रही, सभी की बात सुनना नहीं सुनना, देश की जनता को सुनना। नहीं, आपको भी नहीं सुनना है, आपकी फालतू बातें 10 साल से सुन रहे हैं। नहीं है, आप हमारे बीच में बोलेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। आपको भी ये बकवास मत कीजिए। सेबी, माधवी बुच के बारे में बताइए। भुवन जोशी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे नहीं, आपका आरएसएस भी नहीं है ये ऋषभ जी की बात कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप ऋषभ जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे भी एक सवाल को जरूर ऐड कीजिएगा। प्लीज ये प्लीज ये किसी राजनीति का अखाड़ा नहीं है, डिबेट चैनल है, प्लीज आप समझिए, डिबेट शो है, नेशनल चैनल पर बैठे हैं, ये शोभनीय नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर भुवन जोशी जी आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ऋषभ जी मैं उनका रिएक्शन ले लूं, लेकिन प्रोफेसर साहब एक बात और जरूर समझना चाहिए, इस बात को भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है, कहा जाता है शेयर गिराने वाली कंपनी को आखिर फंडिंग कौन करता है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर ये कैसे पता चलेगा? प्रोफेसर साहब, मैं आ रही हूँ ऋषभ जी और यश जी। प्रोफेसर साहब, देखिए नैना जी, पिछले 10 साल से एक माहौल चल रहा है, जो औद्योगिक मित्र है अगर उस पर कोई उंगली उठाने का प्रयास करता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके संबंधित जितने मीडिया ग्रुप है वो विपक्ष से प्रश्न करने लगते हैं। जबकि विपक्ष प्रश्न कर रहा है इस देश के लिए। हम लोग प्रश्न कर रहे हैं कि जब सेवी प्रमुख अगर इन्वॉल्व हैं तो उसकी जांच हो जाए। और मेरे भाई आलोक जी तो एक आखिरी आगे बात कह रहे थे, मैं सुन पा रहा था इनको, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा तब तक उनको पद से विपक्ष से सवाल इसीलिए होता है, जरा मेरी बात भी सुनिए, विपक्ष से सवाल इसीलिए होता है क्योंकि विपक्ष किसी रिपोर्ट के आने के बाद में उसको एक हवा जब बनाया जाता है, राजनीति होती है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि उसका प्रभाव मार्केट पर पड़ता है, छोटी कंपनियों से लेकर कई बड़ी कंपनियों के शेयर्स पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। और उसका इंपैक्ट क्या होता है ये हमने कुछ समय पहले देखा, कितने लोग बर्बाद हो गए सर। इसीलिए बार बार मेरा सवाल, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, आप तो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर भुवन जी, आपसे तो मैं इसी तरह के जवाब की उम्मीद रखती हूँ कि कम से कम वो थोड़ी सी शोभनीय हो, क्योंकि आप बातों को उस तरह से रख रहे हैं सर। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो मैं समझ गया, मैं नैना जी बस 1 मिनट का दे दीजिए मुझे आंसर। मैं ये कहना चाहता हूँ जो बात मैंने कही भी नहीं उसको राजनीतिक विश्लेषक कम हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो साथी आलोक जी वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे मैंने रिजाइन, मैंने कहा उनको तब तक अबदस्त किया जाए, उनका रिजाइन नहीं बोला मैंने, क्योंकि आज देश के प्रश्न है, आज देश की उस संस्था पे प्रश्न है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत चलती है। और जब तक उस व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है उसकी जांच तभी हो सकती है जब उसको पद से थोड़ा आराम दिया जाए, बर्खास्त ना करा जाए। मैं कहना चाहता हूं उनको थोड़ा आराम दिया जाए, उसकी जांच कमेटी तक उनकी जो संविधान जो संस्था की वो फिर तो भुवन जी, बात तो वही हो गई जब विपक्ष के जो तमाम नेता हैं जो गठबंधन के साथी हैं उनके ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से आराम लेते हैं। ये तो वही बात हो गई, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाली बात। देखिए इस बात में तो आखिर ये दोहरा रवैया तो नहीं होना चाहिए। फिर नैना जी आंसर ले लीजिए इसका, सरकार कौन सी कसर छोड़ रही है विपक्ष के लोगों का बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट जो है मनीष सिसोदिया जी को जमानत दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? अगर उन्होंने गुनाह करा है तो आप बताइए। ये जितने लोगों के जमानत के नाम कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ गया जो जमानत पर नहीं है? आप इस तरह की बातें करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं
दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि अगर उन्होंने कोई प्रॉफिट अपना निजी हित लिया है तो देश के सामने सच आना चाहिए। ये विपक्ष का कर्तव्य है जिसे आप लोग टालने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषभ जी ये हम कुछ लोग कहना अपने चाह रहे हैं, कर्तव्य लेकिन उसके बोध में पहले मैं आलोक जी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। आलोक जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि जो हिंडनबर्ग कंपनी है उसके जो हेड है, चीफ है प्रमुख एंडरसन, वो खुद इस बात को कहते आए हैं कि वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। तो जब, और वो खुद ही इस मामले में बदनाम है, पूरी दुनिया उसकी अस्तित्व, उसकी नीयत को लेकर उसके से बखूबी वाकिफ है। तो इस तरह से जो माहौल है उसका क्या उद्देश्य। दूसरी बात ये कि जब ऐसे माहौल में जिसका प्रभाव बार बार मार्केट पर पड़ता हो, अब ऐसे में सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाए, लेकिन क्या उन विदेशी कंपनियों को लेकर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए जो इस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है फंडिंग को लेकर। देखिए नैना जी, भारत अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, गोल्ड स्मिथ हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सारे ने ये सामूहिक रूप से ये घोषित है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। जो बाहर के इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, FDI फ्लो भी आ रही है, तो बहुत से लोगों को ये चीजें पच नहीं रही हैं। वो लोग चाहते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज किया जाए, बदनाम करने की कोशिश किया जाए, इसके मार्केट शेयर को गिराने की कवायद की जाए। उसका एक टूल है ये हिंडनबर्ग, क्योंकि इसकी खुद की विश्वसनीयता USA में 0 है।